मेरे अब्बा की अम्मी ने दूसरी शादी करवा दी तो अम्मी बहुत खुश थी और रात को मैं ये देखकर हैरान होती कि जिस दिन अब्बा अम्मी के कमरे में सोता इस रात अम्मी बेहोश हो जाती, और जिस दिन अब्बू दूसरी बीवी के पास सोता इस दिन अम्मी की खुशी की इंतहा ना होती। यह राज जानने के लिए एक दिन अम्मी की जगह मैं सो गई और अब्बा ने आते ही मेरे साथ। मेरी माँ शायद दुनिया की ऐसी पहली औरत थी जो मेरे बाबा की दूसरी शादी करवाने के लिए मरी जा रही थी। इनके घर में कोई भी औरत आती तो कहती है मेरे शौहर से शादी करोगी, जबकि वालिद साहब में कोई कमी नहीं थी। देखने में भी बहुत खूबसूरत लगते थे, इनकी कमाई भी अच्छी थी, वो घर में कभी गुस्सा भी नहीं करते थे। यहाँ तक कि मेरी माँ से ज़्यादा पढ़े लिखे भी थे और मेरी माँ से कम उम्र भी थे। और सबसे बड़ी बात यह कि इनकी पसंद की शादी थी, लेकिन फिर भी मेरी माँ उनकी दूसरी शादी करवाना चाहती थी। मेरी उम्र 15 साल थी और मेरा एक छोटा भाई भी था। हमारी फैमिली बिल्कुल मुकम्मल थी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। पहले पहल हमें लगा कि अम्मी मजाक कर रही हैं। मैंने बाबा से कहा कि अम्मी ऐसी बातें क्यों कर रही हैं, हमें दूसरी माँ नहीं चाहिए। बाबा ने कहा कि वो मजाक करती है, लेकिन ये मजाक तो शिद्दत इख्तियार कर गया जब वो एक दिन हमारे घर में आई मेहमान के साथ। एक आई हुई औरत से ये कहने लगी कि तुम मेरे शौहर से शादी करोगी। जब इसने कहा कि मेरी शादी हुई थी लेकिन मेरा शौहर इस दुनिया में नहीं रहा, तो अम्मी ने इसे फौरन ऑफर पेश कर दी। अम्मी ने सारे रिश्तेदारों के सामने ये बात कर दी, यहाँ तक कि दादी के सामने भी। बहू से तो हर साल जान छुड़ाना चाहती है, लेकिन मेरी दादी ने कहा ये कैसी बातें कर रही हो, क्यों अपना घर बर्बाद करना चाहती हो, क्यों कर रही हो अपने शौहर की दूसरी शादी, क्या इसके साथ खुश नहीं हो तू? कहने लगी कि नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ, अल्लाह का बड़ा करम है, ये बहुत अच्छे इंसान हैं, आपने इनकी बहुत अच्छी तरबियत की है, उन्होंने मुझे 2 प्यारे प्यारे बच्चे दिए हैं, हमेशा मेरी ज़रूरतों का ख्याल रखा है, आज तक मुझसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। मेरी दादी ने कहा कि जब इतने खसीदे पढ़ रही हो अपने शौहर के, तो फिर इसके लिए लड़की क्यों तलाश कर रही हो? तो कहने लगी कि ये मेरी मर्जी है, मैं चाहती हूँ और मैं अपने शौहर की दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ और मैं ये करवा कर ही रहूँगी। इस दिन अम्मी अब्बू की लड़ाई भी हुई। बाबा ने कहा कि तुम्हें क्या मसला है, मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहता, तो तुम क्यों पीछे पड़ी हो? अगर तुम्हें कोई मसला है तो बताओ, मैं वो मसला हल करूँगा। यूं तो तुम बच्चों को भी टेंशन में डाल रही हो, इनको दूसरी माँ नहीं चाहिए और मुझे भी दूसरी बीवी नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। अम्मी ये बात सुनकर बोली, हाँ तुम तो खुशी होगे, तुम्हारे तो मजे लगे हुए हैं, मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। इस बात पर बाबा हैरान हुए। उन्होंने कहा कि क्या जिंदगी बर्बाद हो रही है तुम्हारी, यहाँ तक कि मैंने तुम्हें नौकरानी भी रख कर दी है, काम तुम्हें कोई करना नहीं पड़ता, बच्चे बड़े हो गए हैं, मैं कौन सा तुमसे हर साल बच्चा पैदा करवाता हूँ, खानदान से अलग तो मैंने तुम्हें सालों से रखा हुआ है, जॉइंट फैमिली सिस्टम भी नहीं है, फिर क्यों बर्बाद हो गई है तुम्हारी जिंदगी? क्या मसला है तुम्हें? और अगर तुम्हें मसला है तो अपना मसला हल करो, मेरी क्यों शादी करवाना चाहती हो? आज तो बाबा गुस्सा ही हो गए, क्योंकि बात ही अम्मी ने ऐसे कर दी थी। लेकिन अम्मी की तो एक ही बात थी कि बस तुम्हारी शादी करवाऊंगी तो मेरी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। तुम्हारे साथ मैंने ये साल किस तरह गुजारे हैं ये मैं ही जानती हूँ, मैं इंसान हूँ, कोई जानवर नहीं हूँ। बाबा ने भी वही कहा जो सब कहते थे कि दुनिया की पहली औरत हो जो खुद अपने हाथों से अपना घर बर्बाद करना चाहती हो। तुम मेरी शादी करवाना चाहती हो, पता नहीं किसने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। क्या तुम्हारी कोई दोस्त है जिसकी तुम दोस्ती में आकर अपना शौहर कुर्बान करने के बारे में सोच रही हो? मेरी माँ ने दुआ के लिए हाथ उठाए और कहा कि अल्लाह करे मेरी कोई ऐसी दोस्त होती तो मैं पहली फुर्सत से तुम्हारी शादी करवा देती। अभी तो मसला यही है कि लड़की नहीं मिल रही है, लेकिन मैं भी आराम से नहीं बैठूंगी, जो मुझे करना है करके ही दम लूंगी। बाबा ने कहा बेटी 15 साल की होने वाली है, अब बेटी की शादी के बारे में सोचो, मेरी शादी का ख्याल दिल से निकाल दो। तो अम्मी ने कहा कि पहले तुम्हारी शादी करूंगी, जिंदगी में सुकून आ जाएगा, फिर कुछ दिमाग चलेगा, मुझे कोई वक्त मिलेगा, इसके बाद अपनी बेटी के लिए रिश्ता तलाश करूंगी। और अम्मी ने बिला आखिर मेरे वालिद साहब की शादी करवा ही दिया। उन्होंने रिश्ता कहाँ से ढूंढा ये किसी को कानों कान पता न लगने दिया। उन्होंने कहा कि यह औरत इनकी कोई रिश्तेदार है, इन्हीं की कोई दोस्त थी, वो औरत अच्छी थी, इसकी उम्र भी मेरी अम्मी जितनी ही थी, इसकी शादी हुई थी लेकिन वो बेवा हो गई थी। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि इसको पनाह मिल रही थी, क्योंकि अच्छे खानदान से थी, इसका खर्चा उठाने वाले तो बहुत लोग थे और इसका कोई बच्चा भी नहीं था।
अब जब शादी हुई तो बाबा ने ऐसी शक्ल बना रखी थी कि जैसे वो बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहते, क्योंकि मेरे अब्बा और अम्मी की मोहब्बत की शादी थी और मोहब्बत की शादी में मर्द औरत से वाकई इतना ज्यादा चिढ़ जाता है कि वो दूसरी औरत के बारे में नहीं सोचता। पर अम्मी ने जिद की, भूख हड़ताल की और बाबा पर अम्मी ने ये जुल्म कर ही दिया। शादी की रात और अम्मी ने खुद अपने सौतन को कमरे में बिठाया, कमरा भी सजाया और बाबा को हंसकर कहा कि जाओ जाओ, बाहर क्यों बैठे हो। बाबा बाहर बैठे थे, कहने लगे कि मैं नहीं जाऊंगा, शादी करवा दी है लेकिन मैं कमरे में नहीं जाऊंगा। मेरी माँ ने कहा तो फिर शादी मैंने किस लिए करवाई है, इस लड़की की जिंदगी बर्बाद करोगे, जाना है तो जाओ लेकिन मेरे कमरे में आने की जरूरत नहीं है। अम्मी अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाबा बाहर बैठे रहे, लेकिन बाहर बहुत सर्दी थी, सारी रात तो बाहर नहीं बैठ सकते थे, इसलिए कमरे में चले गई। मैं अपनी अम्मी के कमरे में जाने लगी, सोचा कि दिल ही दिल में पछता रही होंगी, मुझे इनको तसल्ली देनी चाहिए, लेकिन बाहर से मंजर देखकर ही मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। अम्मी तो बिस्तर पर सोने से पहले बिस्तर को झाड़ने में लगी थी और साथ साथ कोई गाना गुनगुना रही थी। इतनी ज्यादा मुतमईन और खुश लग रही थी कि जैसे आज इनके शौहर की नहीं, इनकी अपनी शादी है और इनको इनके ख्वाबों का शहजादा मिल गया है। मुझे तो ये सब समझ नहीं आ रहा था। अम्मी ने सुकून से लाइट ऑफ की और बिस्तर पर ऐसे लेट गई जैसे ये बिस्तर फूलों का बना हुआ था। बिस्तर पर आकर ऐसे लेटी थी कि जैसे आज पहली बार इनको सुकून से नींद आ जाएगी। आंखें बंद करके सो गई है, यहाँ तक कि सोते हुए भी इनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मैं भी वहां से वापस आ गई और अपने कमरे में सो गई, लेकिन मुझे ये सब कुछ बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा था। मेरी दोस्त मेरे घर आई तो कहने लगी कि तुम्हारी माँ ने तो वाकई ही रिकॉर्ड कायम कर दिया है, एक तो अपने शौहर की शादी करवाई, ऊपर से इतनी हसीन लड़की से करवाई और फिर इनको कोई मसला नहीं है। मैंने कहा यही तो मैं अपना सर पकड़कर बैठी हूँ कि ये सब क्या हो रहा है। मेरी दोस्त ने कहा कि हो सकता है मियाँ बीवी के आपस की कोई मामलात खराब हो और तुम लोगों के सामने वो ना बताते हो। शायद तुम्हारा अब्बू तुम्हारी अम्मी को मारते हो और बंद कमरे में क्या होता है मियाँ बीवी के दरमियान, इसके बारे में किसी को क्या पता होता है। मैंने कहा कि बात ये भी ठीक है, लेकिन फिर भी घर में अगर मसला हो और इतना ज्यादा मसला की शादी करवा दी तो फिर कम से कम इस मसले की थोड़ी बहुत हवा तो हमें भी लगनी चाहिए थी। इनके कमरे से ना कभी लड़ाई की आवाज आई, ना अम्मी अब्बू ने आपस में कभी एक दूसरे को तेवर दिखाए हैं, ना ही इनकी बातों से ऐसा कुछ लगा है। मैं भी तो कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मुझे भी तो सब पता है, लेकिन अब जो होना था सो हो गया है। अब दुआ यह है कि घर का माहौल ना खराब हो। वैसे तो सारे खानदान वाले बातें कर रहे हैं, मुझे इनकी बातें सुनकर गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। अब घर में एक और अजीब काम होने लगा। जब मेरे बाबा बादी सौतेली माँ के कमरे में जाकर सोते तो अम्मी बहुत ज्यादा खुश होती, कहती कि उनको टाइम से सोने दो, उन लोगों को कोई काम ना कहो। यहाँ तक कि मेरी अम्मी सौतेली माँ को रात के बर्तन भी ना धोने देती। मुझे लगा था कि अपनी सौतन लेकर आई हैं तो इससे घर के काम भी तो करवाएंगी, जाहिर है इसे आराम से बैठने नहीं देंगी, इस पर हुक्म भी चलाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। अम्मी ने इसको इसके हाल पर छोड़ रखा था, कोई काम करती तो ठीक, नहीं तो बैठी रहती। एक दिन इससे कह रही थी कि बस मेरे शौहर को खुश रखें, मुझे तुमसे कोई भी मसला नहीं है और मैंने तुमसे और कोई काम भी नहीं करवाना। इसने भी आगे से हाँ में सर हिला दिया। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि रात को बाबा ने हम सबको बुलाया और कहा कि फौरन एम्बुलेंस को कॉल करो, डॉक्टर को बुलाओ, क्योंकि मेरी माँ बेहोश हो चुकी थी। माँ को हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टरों ने कहा कि इनको बहुत ज्यादा कमजोरी हो गई है, इसीलिए बेहोश हुई है। लेकिन असल बात बाद में पता चली कि आज की रात अब्बू अम्मी के कमरे में थे और अम्मी बेहोश हो गई। लेकिन जब भी दूसरी बीवी के कमरे में होते तो अम्मी बहुत खुश होती, लेकिन अगर अम्मी के कमरे में आकर सोते तो या तो अम्मी बेहोश हो जाती या फिर इनकी तबीयत खराब हो जाती। मुझे लगा कि शायद मेरे बाबा की गलती है, वरना कौन सी औरत इस तरह का काम करती है। मैंने खुद को एक औरत की जगह पर रखकर सोचा कि अगर मेरा शौहर मुझे प्यार भी करता है, खर्चा भी पूरा करता हो, मुझसे कभी बदतमीजी से बात भी नहीं करता, तो ऐसी कौन सी बात होगी जिसकी वजह से मैं इसकी दूसरी शादी करवाऊंगी। दूसरी शादी किसी मर्द को क्यों करवाई जाती है, किसी मर्द की पहली शादी क्यों करवाई जाती है? क्योंकि इसे शादी का शौक चढ़ा होता है। वो कहता है कि मेरी जिंदगी में कोई हो। बाबा में ऐसी कौन सी गलत बात थी, ऐसा कौन सा मसला था जिसका इलाज अम्मी ने शादी को ही समझा। अम्मी अब्बू में ये एक दूसरे के साथ रहते थे, खाने की बात हुई, घर की कोई चीज लाने की, यहाँ तक कि जैसे अब्बू अम्मी पहले सौदा लेने जाते थे
तो वो भी साथ ही गए। शाम की चाय भी सारे साथ ही पीते थे, लेकिन जैसे मैं ही बात कमरे में जाने की आती थी, अम्मी फौरन ही हत्थे से उखड़ जाती और कहती तुम्हारी शादी किस लिए करवाई है? अगर तुमने यही करना था, जाओ अपनी बीवी के कमरे में जाकर सो जाओ। वैसे मर्दों का कोई पता नहीं होता, हमेशा औरत ही मजलूम होती है। मर्द हमेशा औरत से ताकत में भी ज्यादा होता है और अकल में भी हो सकता है। मेरे बाबा ही कोई चक्कर चला रहे थे और मेरी माँ को मजबूरन ये सब करना पड़ा, लेकिन सबके सामने मेरी माँ बुरी बन गई। मेरी माँ को माशरे वाले बहुत बातें सुना रहे थे, उन पर हंस रहे थे। खानदान के मर्द कह रहे थे कि अल्लाह ऐसी बीवी हमें भी दे जो खुद अपने हाथों से हमारी दूसरी शादी कराए, और औरतें कह रही थी कि इस औरत को तो दिमाग चल गया है, ये पागल हो गई है। कल को यही औरत जिसको लाई है इसको घर से निकालकर बाहर फेंक देगी, फिर इसकी शक्ल देखने वाली होगी। एक दिन अपने सौतेली माँ की बातें सुन ली, जो मेरे बाबा से कह रही थी। कहने लगी कि आपके शौहर मेरा ख्याल नहीं करते, मेरी तरफ देखते नहीं। अगर हम साथ भी बैठे होते हैं तो आपकी बातें करते रहते हैं। आप इनसे किस तरह मिली थी? आप लोग ये कॉलेज में पढ़ते थे। यह किस्सा मुझे 1000 दफा सुना चुके हैं। आखिर मैंने इनसे शादी की है, वो मेरे शौहर हैं। मुझे इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती। ठीक है कि आप भी इनकी बीवी हैं, जिस तरह मैं इनकी बीवी हूँ, लेकिन जब मेरे पास बैठते हैं तो तारीफें आपकी करें, ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अगर आपके पास बैठकर मेरी बात करें तो जाहिर है आपको भी यह बात बुरी लगेगी। मुझे लगा कि मेरे अम्मी इसको 2-4 बातें सुनाएंगी कि अभी तो आई हो और आते ही तुम्हें तुम्हारे हक चाहिए, और जरा से अगर इसने कोई बात कर दी तो चुप करके सुन लो। आखिर मैं भी तो इसकी बीवी हूँ। लेकिन मेरी माँ तो इसी का साथ दे रही थी। बात तो गलत की है इसने, मैं बात करूंगी, इनसे तुम फिक्र मत करो। बस अभी अभी शादी हुई है, वो शादी करना नहीं चाहते थे। इसने पूछा कि शादी क्यों नहीं करना चाहते थे, तो अम्मी को जिस बात पर गुस्सा करना चाहते थे, इस बात पर उन्होंने गुस्सा ना किया, लेकिन इस बात पर गुस्सा हो गई। कहने लगी कि बस नहीं करना चाहते थे, अब तुम्हें क्या हर बात बताऊं? वो पूछने लगी कि अपने शौहर की शादी क्यों करवाई? आपने क्या आपके शौहर में कोई मसला था? अम्मी इस बात पर भी गुस्सा हो गई। कहने लगी कि कोई मसला नहीं था, तुम्हारी आंखें हैं, तुम देख लो, क्या मसला है? कोई मसला नहीं, अच्छा भला इंसान है। लेकिन इसने अम्मी को यह कहकर लाजवाब कर दिया कि अगर अच्छा इंसान है तो फिर आपने इसकी शादी क्यों करवाई है? एक दिन अम्मी फिर बेहोश हो गई, क्योंकि अब्बू इनके कमरे में गए थे। अम्मी को हॉस्पिटल ले गई और डॉक्टर ने कहा कि इनकी हालत बहुत बुरी है, इसलिए इनको हॉस्पिटल में ही रखना पड़ेगा। सुबह तक फ्री हो जाएंगी तो वापस भेज देंगे। रात में ही मैं इनके पास गई और मैंने अम्मी से पूछा, क्या बात है? अब तो मुझे बता दें कि ये सब क्या हो रहा है। मैं छोटी बच्ची नहीं, हमें जैसे ही बाबा के आपके कमरे में आते हैं आपकी तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन जब वो कमरे में नहीं होते तो आप बहुत ज्यादा खुश होती और परसुकून होकर सो जाती हैं। मुझे बताएं क्या बात है। मेरी माँ ने कहा कि हर बात बताने की नहीं होती है। मैंने कहा कि अगर बाबा आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं तो आपको ये बात सारे खानदान को बताकर इनकी क्लास लगानी चाहिए थी। आपने एक औरत की शादी करवा दी। मेरी माँ ने कहा कि एक औरत की शादी करवा दें, लेकिन वो औरत तो कभी अपने कमरे से बेहोश होकर नहीं निकली है। मेरी माँ ने बिला आखिर कुछ तो है, लेकिन मुझे इनकी बात समझ नहीं आई। उनका मतलब ये था कि उन्होंने किसी और पर जुल्म नहीं किया था, लेकिन उन पर कोई जुल्म हो रहा था, क्योंकि तबीयत उनकी खराब नहीं होती तब होती है जब बाबा इनके कमरे में जाते थे। इनके साथ कुछ गलत होता है। मैं सोचने लगी कि वाकई ये अम्मी के साथ ये सब हो रहा है, लेकिन दूसरी औरत तो बहुत खुश है, इसके साथ तो ऐसा कभी भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन इसी रात एक और अजीब काम हो गया, और वो ये कि मेरी सौतेली माँ अपने कमरे से चीखें मारती हुई बाहर निकल आई थी और बाहर हॉल में बैठी थी। मैं भी जाग गई और मेरा भाई भी उनसे मुझसे पूछने लगा, क्या बात हुई है, क्या हो गया है तुम्हें? कुछ तो बता नहीं रही थी। कहने लगी कि मुझे मेरे घर जाना है, मुझे मेरे घर भेज दो। मेरे भाई ने कहा कि आपको इस टाइम घर कैसे भेज सकते हैं? कहने लगी मोटरसाइकिल निकालो और मुझे मेरे घर छोड़ाओ। अम्मी चुपचाप एक साइड पर खड़ी थी, वो कुछ नहीं बोल रही थी। अम्मी ने कहा कि मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, बस मुझे मेरे घर छोड़ दो, बड़ी मेहरबानी होगी। इसने मेरे भाई के पाँव पकड़ लिए कि मुझे घर छोड़कर आओ। भाई क्या करता, वो मोटरसाइकिल पर सौतेली माँ को घर ले गया। अब हम सब अपनी माँ की तरफ मुतवज्जा थे। जब तक भाई वापस नहीं आया तब तक मैंने कोई बात नहीं की, लेकिन भाई वापस आ गया था। मैं अपनी अम्मी के पास गई और कहा कि अब तो बताएं कि क्या बात है। मैंने कोई बात नहीं की, लेकिन भाई वापस आ गया था। मैं अपनी अम्मी के पास गई और कहा कि अब तो बताएं कि क्या बात है, लेकिन अम्मी भी कुछ नहीं बोल रही थी। बाबा बाहर आए और कहने लगे कि क्या हो गया है,
आधी रात को क्यों अदालत लगाकर खड़े हो तुम सब? वो ऐसे बोल रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जबकि इनकी बीवी चीखें मारती हुई इनके कमरे से निकली। तो क्या इनकी नींद नहीं खुली थी? और वो ऐसा क्यों करेगी? अचानक से वो घर से चली गई थी। हम दोनों ने तो अपना सर ही पकड़ लिया कि हमारे माँ बाप हमारे साथ क्या कर रहे हैं। अम्मी ने मेरे बाबा को कहा कि कुछ नहीं हुआ है, इसकी तबीयत खराब हो गई थी, इसको हॉस्पिटल ले गई। वहाँ पर इसके माँ बाप आए तो वहाँ से वापस अपने घर ले गए। कहते हैं कि 2-3 दिन हमारे साथ रहेगी, फिर भेज देंगे। मेरे बाबा ने कहा कि चलो अच्छी बात है, वैसे भी मैं इसके साथ रहना नहीं चाहता था। बड़ी अजीब सी औरत है। तुमने पता नहीं मेरी शादी किससे करवा दी। अच्छा, मैं सोने जा रहा हूँ। बाबा कमरे में जाकर सो गए और हम लोगों ने अम्मी को अपने पास बिठा लिया और कहा कि आज तो आपको हमको सारी बातें बतानी पड़ेगी, नहीं तो हम यहीं पर बैठे रहेंगे। अम्मी की आंखों में आंसू आ गए और तब अम्मी ने हमें ऐसी बात बताई कि हमारे कदमों तले से जमीन निकल गई। तुम्हारे बाबा को एक बीमारी है जिसमें रात को सोने के बाद उनके अंदर किसी और की शख्सियत आ जाती है। वो एक बिल्कुल ही अलग इंसान बन जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा नहीं होता। शादी के शुरू के दिनों में ऐसा नहीं होता था और पहली दफा जब ऐसा हुआ था तब हमारी शादी को 7 महीने गुजर गए थे। फिर इसके बाद कभी 1 महीना बाद, कभी 2 महीने बाद ऐसा होता। तो वो पर्सनालिटी एक अजीब तरह के इंसान की है जो मुझ पर हाथ उठाता है और बिल्कुल भी मुझसे मोहब्बत नहीं करता है, मुझे जान से मारने की कोशिश करता है। डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ने मुझे इस बीमारी का नाम भी बताया, लेकिन हमारे खानदान में किसी ने भी इस बात को नहीं माना। मैंने अपने शौहर के कानों तक ये बात नहीं पहुंचने दी कि यूं खुद को पागल ना समझे, क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने सारी जिंदगी मेरा बहुत ख्याल रखा है। जो मुझ पर जुल्म करता है वो मेरा शौहर नहीं है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन फिर ये रोज रोज ही होने लगा और मेरे सब्र ने जवाब दे दिया। मैं खुद गरज हो गई और सोचा कि इनकी शादी किसी और के साथ करवा दूं, क्योंकि ये रात को मेरे कमरे में ही सोया करते थे। इसे ऐसा करने से ये रात मेरे कमरे में नहीं सोएंगे, क्योंकि वो शख्सियत आज तक सिर्फ रात में ही आई थी। ये बीमारी पूरी दुनिया में बहुत ही आम है, लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी लोग इसको पागलपन नहीं कहते हैं। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारा बाप खुद को पागल समझे, इसीलिए यह बात इसको नहीं बताई। इसको दवाइयाँ भी लाके देती रहती थी, चोरी चोरी दवाइयाँ खिला देती थी, तो कुछ अरसे तक तो ठीक रहता था, लेकिन आजकल तो दवाई असर नहीं कर रही थी। इसलिए मेरे दिमाग में यही बात आई, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ और मैं इस सब से थक गई थी। इसकी दूसरी शादी करवा दी, लेकिन लगता है कि आज इसके साथ भी यही हुआ है और अब मैं खुद को मुजरिम महसूस कर रही हूँ। मैंने इसकी जिंदगी बर्बाद की है। इस लड़की का क्या कसूर है, समझ नहीं आती कि क्या करूँ। हम मम्मी को तसल्ली दे रहे थे कि आपने अपनी तरफ से जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया, आप जो कर सकती थी आपने वो किया। ये सब कुछ बर्दाश्त किया, किसी को पता भी नहीं लगने दिया, नहीं तो सारे खानदान में हमारे बाप ने पागल मशहूर हो जाना था। कि सामने का मंजर देखकर हमारे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि बाबा वहीं पर खड़े थे और उन्होंने सब कुछ सुन लिया था। इनकी आंखों में आंसू थे। वो मेरी माँ के पास आए और इनसे माफी मांगने लगे। उन्होंने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे साथ ये सब हो रहा है और तुम भी ये सब बर्दाश्त करती रही हो और मुझे नहीं बताया। मैं अपना इलाज करवाऊंगा, मैं किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचा सकता, तुम्हें भी तो तकलीफ नहीं देना चाहता था, तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। उन्होंने कहा कि इस लड़के को छोड़ दूंगा क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मेरी अम्मी ने कहा कि आपने इसे छोड़ना नहीं है, बल्कि इसे भी अपने साथ ही रखना है। और वो लड़की खुद ही मेरे बाबा के साथ रहने से इनकारी हो गई, वापस आने से भी इनकार कर दिया और खुला का मुतालबा कर दिया। अब जब वो खुद ही खुला मांग रही थी तो हम क्या कर सकते थे। बाबा ने खुला दे दिया और अपना इलाज करवाया। अब बाबा बिल्कुल ठीक रहते थे, लेकिन अब क्योंकि इनको खुद पता चल गया था कि मेरे साथ कोई मसला है, इसीलिए वो खुद भी एहतियात करते थे। हमारे घर के हालात फिर से पहले जैसे हो गए और मेरे नज़दीक सब कुछ ठीक हो गया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।